हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द पॉलिटिकल चेक पे। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो इसके बारे में है कि क्या आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, डिक्टेटरशिप पॉसिबल है क्या इंडिया में? क्या इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है या इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा सकता है? तो कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि यस, डिक्टेटरशिप की ओर जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं। तो आइए इसके बारे में पता करते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या प्रोविज़न है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, और कैसे डिक्टेटरशिप इंडिया में इम्पॉसिबल। यस, डिक्टेटरशिप इंडिया में इम्पॉसिबल है। उसके कई कारण हैं। नंबर एक, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कई लेवल पे पार्टी सिस्टम है, लाइक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल की, रीजनल लेवल की। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अलग अलग अपने वोट शेयर के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन से टैग पाती हैं कि वो नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं। और हर लेवल पे बहुत सारी पार्टियां हैं। रीजनल लेवल पे तो हज़ारों की संख्या में हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये दीज आर द सिस्टम, दे हेल्प टू फ्लोरिश द डेमोक्रेसी। और अगर कोई आए और ये कह दे कि किसी पर्टिकुलर को पार्टी को ख़त्म कर देंगे या फिर हम ही हम राज करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज हर पार्टी के हज़ारों में समर्थक हैं, रीजनल लेवल पे या किसी न किसी लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि पार्टी सिस्टम को ख़त्म किया जा सके और डिक्टेटरशिप पे लाया जा सके। दूसरा है, यहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, देयर आर ऑटोनोमस एजेंसीज जो कि ऑल इंडिया लेवल पे सर्व करती हैं। और इनका काम ही है कि चेक क्रिएट करना ऑन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। These agencies, their worker, they are called selected executives, like IAS officer, IPS officer, and all India service, central services. They create a positive check on selected, means the selected executive create a positive check on elected. Vice versa, elected creates a check on selected. तो अगर कोई इलेक्टेड लीडर है और वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो कि उसको अपोज करेगा। और उसे अपोज करके उसे वो उन विम्स एंड फैंसीज को अपने हिसाब से करने से रोक सकता है और रोकेगा। इसलिए इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास। तो मल्टीपल एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं। सबसे बड़ी बात तो अपने पास है एक सुप्रीम कोर्ट, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए अच्छे अच्छे मेजोरिटी के साथ अगर कोई से भी लॉ आ रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनडेमोक्रेटिक हैं, जो कि लोगों के राइट्स को किसी भी तरह से हार्म कर रहे हैं, तो उसको खारिज करने में उसे 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने मन के, जो आपका मन करे उस हिसाब से कोई सा भी लॉ ला सको और कुछ भी लागू कर सको इंडिया में। ये इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसलिए ही बैठे हुए हैं। तो डिक्टेटरशिप इसके चलते हुए कैंसिल आउट होता है। नंबर तीसरा, यहाँ प्रेशर ग्रुप है हमारे यहाँ। मल्टीपल कैटेगरी के, मल्टीपल सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप हैं जो कि अपने अपने इंटरेस्ट को सोशली दे एक्सप्रेस करते हैं, वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। और अगर गवर्नमेंट उसका अपोज करे या गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाए, तो उस पर वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं, आप ये पॉलिसी जो है ये बाय द सेक्शन के इंटरेस्ट में नहीं है, ये लोगों को बड़े लेवल पे हानि पहुंचाएगी। और गवर्नमेंट को वहां पे उनकी बातों को सुनना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट से ऊपर जो है प्रेशर ग्रुप का। नंबर तीसरा है सिविल सोसाइटी। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी कह सकते हैं कि शायद उतने बड़े लेवल पे एक्टिव नहीं हो, लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी एक्टिव है, जो कि गवर्नमेंट पे पॉजिटिव चेक रखती हैं, उनकी पॉलिसी पे पॉजिटिव चेक रखती हैं। मीन्स अगर वो कोई गलत पॉलिसी लाए तो प्रोटेस्ट करना, और अगर कोई अच्छी पॉलिसी लाए तो उसका सपोर्ट करना। जैसे बहुत सारे अपने देखा होगा कि पिछले टाइम में कुछ प्रोटेस्ट हुए है ना, वो भी सिविल सोसाइटी थी। कुछ लोग जब अच्छे नियम आते हैं, अच्छे कानून आते हैं, तो उनका समर्थन करते हैं। ये सिविल सोसाइटी है।
फिर उसके बाद एक बड़ा वॉलेंटियर ग्रुप, जो ना तो प्रेशर ग्रुप है, ना तो किसी पार्टी सिस्टम से बिलोंग करता है, ना तो इंटरेस्ट ग्रुप है। बस जब इनको ज़रूरत लगती है तो ये आज करके अपना गवर्नमेंट के, या तो उनकी पॉलिसी अगर इनके खिलाफ है, मतलब एक वाइडर सेक्शन का इंटरेस्ट हर्ट कर रही है, लोगों के खिलाफ नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे आके उसका अपोज कर लेते हैं, और जब उसको अच्छा लगे तो सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैनी इंस्टीट्यूशन है, एजेंसीज है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं अपने पास। और सबसे बड़ी बात है ना कि अपने पास 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, और ये सभी पागल नहीं है, ये सभी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई कुछ भी बोलेगा और ये मान लेंगे और अगले 5 साल में उसको ला देंगे। तो ये उसे ही लाते हैं जहाँ पे इन्हें समझ में आए कि हाँ ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। भाई पिछले लंबे टाइम में भी 10-10 साल पार्टियां रही हैं, और जब इन्हें लगा है कि नहीं अब ये पार्टी काम की नहीं है, हमारा काम का काम नहीं कर रही है, तो उसे बाहर कर देते हैं और किसी और को मौका देते हैं। लाइक 1975 में भी बहुत लोकप्रिय, उससे पहले के टाइम में बहुत लोकप्रिय सरकार थी, है ना। लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं अभी ये कुछ थोड़ा जो नियम कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हल्का सा हट के चल रही है, तो उसे बाहर कर दिया गया और दूसरी पार्टी को दिया गया मौका। और फिर अगले कुछ टाइम में जब उसने लगा कि नहीं ये भी नहीं है, तो फिर दूसरी पार्टी को मौका मिला। इस तरह से हाँ, हर पार्टी को मौका मिलता है जो जिस हिसाब से जनता की नीड को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैनिफेस्टो आते हैं, उसके बेसिस पे जनता देखती है और पॉलिसी का एनालिसिस करती है कि क्या कैसे पॉलिसी रही हैं, कैसे एक्ट रहे हैं, इन्होंने क्या कितने मैनिफेस्टो और जो थे उनमें वादे वो कितने मीट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे वोट करते हैं। जब 1947 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन पे बिलीव करके इन्हें सीधे सीधे वोटिंग का राइट दे सकते हैं, और एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को लाए थे जिसने आज के लिए फास्ट सेटअप किया था। मतलब उस टाइम में जाकर के हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना, और एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन, इन सबको सेटअप करना था। तो इस जनता ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने हिसाब से एक अच्छे लीडर्स को भेजे। तो जब उस टाइम की जनता इतनी होशियार हो सकती है, तो आज के टाइम की जनता क्यों आप समझते हो कि पागल है और वो किसी को भी ला देगी सरकार पे। तो डिक्टेटर का आना जो कि सिर्फ अपने मन से करे, तो इससे क्या होगा कि एक बड़े जो 140 करोड़ है उनके तो मन का नहीं होगा। अगर कोई एक करेगा तो 140 करोड़, और जबकि पावर उनके पास है, तो वो तो कभी भी इसे बाहर फेंक सकते हैं, किसी को भी बाहर फेंक सकते हैं। तो कोई भी होगा वो डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है इंडिया में। दूसरी बात, कोई सी गवर्नमेंट किस रूट से होकर के किस एंड पे पहुंचना चाहती है, इसके लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पाथ आपको इस लेवल तक लग रहा हो कि नहीं गलत है, तो वो एक तरीका हो किसी एंड तक पहुंचने का। और गवर्नमेंट हर बार अपने एंड को क्लेरिफाई नहीं कर पाती है, या फिर कुछ रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है, उसके कारण कुछ ऐसे पाथ लेने पड़ते हैं जिसके कारण जनता में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के इंटरेस्ट हर्ट हो जाते हैं, और कुछ हल्का सा हटके उन्हें करना पड़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जिनके कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हर बार ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं नहीं सिर्फ हम अपने लोगों के इंटरेस्ट में करेंगे, बाहर का कुछ नहीं हो सकता है। या फिर कंप्लीटली बाहर को इग्नोर करके हम अपने अपने में इंटरेस्ट में करेंगे, तो सभी सेक्शन को अपन अपील कर सकते हैं। 140 करोड़ लोग हैं, अगर यहाँ पे 40-40 करोड़ के भी सेक्शन लिया जाए, तो लगभग लगभग 4-3-12 चार चौको तो लगभग 3 से 4 सेक्शन बनेंगे। अगर 40 करोड़ का सेक्शन है, मतलब सीधे सीधे एक अमेरिका की पॉपुलेशन होती है, कंप्लीट पॉपुलेशन। चलो उसको अपीज कर दिया, तो बाकी के तो 120 करोड़ या फिर जो भी 110 करोड़ 100 करोड़ के आसपास लोग हैं, वो तो हर्ट होंगे ही। तो ये नहीं है कि हर बार हम गवर्नमेंट को ही गलत बता दें। हाँ, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी में ये गलत किए हैं। जैसे जो इन्होंने अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो उसमें इन्होंने एंट्री दे दी है, लेकिन उसमें क्लैरिफाई ये नहीं कर पाए थे कि डबल सिटीजनशिप रहेगी या नहीं रहेगी। इन्होंने ये नहीं बोला था कि जिस कंट्री से आप आ रहे हो, तो वहाँ की सिटीजनशिप आपको रिनंसिएट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो क्लियरली डिक्टेट करता है कि डुअल सिटीजनशिप
इम्पॉसिबल है, नॉट अलाउड। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब भी जाएगा तो पहली बार में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ही गलत हो गई, उसका इंटेंशन है कि डबल सिटीजनशिप लाना चाहती है, लेकिन हो गया हैस्टी पॉलिसी थी और वहाँ पे हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में अपन को पॉलिसी को वो करना चाहिए, ये नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपने मन का कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे पे है। तो अपन पॉलिसी होती है, कोई सी भी सरकार होती है, कुछ अच्छी पॉलिसी हो जाती है, कुछ जल्दीबाजी में गड़बड़ पॉलिसी हो जाती है। कोई भी जानबूझ के नहीं चाहता कि जनता का अनहित हो, क्योंकि उन्हें भी पता है 5-10 साल की सर्विस का मौका मिला है, तो हर कोई एक अच्छी सर्विस ही देकर के उससे बाहर निकलना चाहेगा। और अगर कुछ गलतियां होती हैं तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन का टाइम आता है तो उसमें क्या दो। लेकिन ये कहना गलत है कि डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है इंडिया में, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें जब ट्रेंड पे आती है ना, तो इंटरनेशनल लेवल की जो मीडिया है ना वो यहाँ से पिकअप कर ली जाती है कि नहीं इंडिया में देखो डेमोक्रेसी खतरे में है। नहीं इंडिया को यूएन का परमानेंट स्टेटस कैसे मान रही है जब ये अपने आप खुद नहीं संभाल पा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना इंटरनेशनल इमेज हर्ट होती है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कीजिए, एक्शन को क्रिटिसाइज कीजिए। ये मत बोलिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे पे है, डिक्टेटरशिप आ रहा है, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, इंडिया का इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं है। भाई हम दूर दूर तक एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल सेट करके रखे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। आपको पता नहीं है कुछ उसके बारे में, लेकिन फिर भी आप टैग कर देते हो। अच्छा इलेक्शन कमिश्नर अधिकतम क्या कर सकता है, वो इतना कर सकता है कि जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आएगा तो प्रेसिडेंट उससे कंसल्ट करेगा और वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब कोई बैठे हैं। अगर पूरी इलेक्शन मशीन, अगर उसको इलेक्शन में कोई धांधली करनी है तो उसको पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी को करप्ट करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लाखों में लोग लगे हुए हैं और यही ही सिटीजन्स लोग हैं जो करके जाकर के इलेक्शन करा रहे हैं, किसी सरकारी या किसी भी में है, लेकिन ये तो सिटीजन ही है ना। तो क्या ये कभी ऐसा चाहेंगे कि नहीं करप्ट गवर्नमेंट आए गलत तरीके से ला देते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इंडिया में कोई ना तो जानबूझ के चाहता है कि डिक्टेटरशिप आए, ना तो कोई डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है। हाँ किसी की पॉलिसी गलत हो सकती है, कोई गलत पॉलिसी ला सकता है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, और सबसे बड़ी बात यहाँ की 140 करोड़ की जनता जिसके पास बुद्धि है, पागल नहीं है। हाँ वो इन चीज़ों में बिजी है कि अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के चक्कर में लगी है, या फिर इन चीज़ों पे है, वो सामने नहीं आती हर बार में। लेकिन वो जो भी चुनाव का टाइम आता है, अभी जैसे जून का टाइम आने वाला है, उसमें आकर के वो बता देगी कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। तो आप उससे पहले पॉलिटिकल स्टंट मत खेलें कि आप अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इंडिया को फालतू में गलत एक इमेज सेट कराएं। क्योंकि आप यहाँ पे गए, उसके बाद आप दूसरे चैनल पे गए जहाँ पे तो आप वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी खतरे में, इस तरह आप आपकी चैनल में 17 मिलियन थे, मतलब लगभग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। दूसरे पे गए जहाँ पे भी लगभग 5 या 6 मिलियन के। इस तरह आप फालतू में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अभी डेमोक्रेसी के लिए आपको और कितने सारे एग्जाम्पल चाहिए। हाँ अगर पॉलिसी गलत होगी तो जोन में डिसीजन आ जाएगा, और जनता को अगर पसंद नहीं होगा तो बाहर कर देगी। यहाँ सबसे सुप्रीम जनता है, और जनता अपने बारे में जानती है, और वो अपने डिसीजन लेती है। आप कुछ भी मैनिपुलेट कर लो, कुछ भी फैला लो, वो इम्पॉसिबल। लेकिन आपके चक्कर में इंटरनेशनल इमेज प्रॉब्लम में जाती है। जनता मैनिपुलेट होने वाले से रही आपसे कि आपने 1.5 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर के पास जो भी होंगे वो अलग बात है। वो आपके बारे में मैं भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा था, इसलिए मुझे देखने को मिला, इसलिए मैंने बोला कि डिक्टेटरशिप पॉसिबल है या नहीं, इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ सभी लगे हैं, अपना काम कीजिए और पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए कि नहीं लोगों की इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। राइट्स, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी जो भी हैं इन चीज़ों के बारे में बताइए। पार्टी सिस्टम क्या है, इलेक्शन सिस्टम कैसा है, कैसे उन्हें किस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, किन चीज़ों का बेस बना करके उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए कि कोई पार्टी कैसी है, कोई कैंडिडेट कैसा है, उन्हें प्रमोट कीजिए। कि जो अपने लोकल लेवल के अच्छे कैंडिडेट हैं, जो उनके बीच के लोग हैं, उनको ला करके इलेक्शन में उनको सपोर्ट दे, किसी पार्टी से हो ना हो, इन चीज़ों पे आप सपोर्ट कीजिए। कि कोई सी पार्टी हो ना हो, इंडिविजुअल हो, उसको लीजिए, बाद में कोलिशन में आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस प्रमोट करनी चाहिए, रादर देन कि आप जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इमेज है उसको आप डिमिंग करें। तो ये राइट ना तो आपके पास है अंडर आर्टिकल 19, ना तो किसी के पास है। तो इस तरह की चीज़ों को न बढ़ावा दें। धन्यवाद।